हेलो मेरे प्यारे साइलियंस, आपका स्वागत करता हूं अपने इस क्लास में। आज का क्लास बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चल रहा है। कौन सा चैप्टर है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। सर आपने बहुत कुछ पढ़ा दिया, यानी मेल फीमेल हमने खत्म कर दिया। अब हमारा टॉपिक चलेगा गैमेटोजेनेसिस। कौन सा टॉपिक है? गैमेटोजेनेसिस। सर ध्यान दीजिएगा, गैमेटोजेनेसिस इसलिए क्योंकि हमें गैमेट का फॉर्मेशन कराना जरूरी है। किस चीज का फॉर्मेशन कराना जरूरी है? गैमेट का। सर हमने ऑर्गेन पढ़ लिया, अब ऑर्गेन क्या प्रोड्यूस करेगा? गैमेट को। और जब सर ये ऑर्गेन गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। समझ में आ रहा है सबको? अलग का कहता है गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और एग ये दोनों प्रोड्यूस होता है। जब एग प्रोड्यूस होगा oogenesis, जब स्पर्म प्रोड्यूस होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस को लेके चल रहा है, यानी मेल को आज हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस को एंडिंग कर देंगे। ओके, सो सी हियर, स्पर्मेटोजेनेसिस रिजल्ट में किस चीज का फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। सर किस चीज का फॉर्मेशन होगा? स्पर्म का। सर ये ट्रांसपोर्टेड होता है मेल एक्सेसरी डक्ट के द्वारा। जब ये फॉर्मेशन हो जाता है, स्पर्म बन जाता है, तो मेल एक्सेसरी डक्ट के द्वारा क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन होगा। फीमेल जेनिटेलिया ट्रैक्ट में जाना है पॉपुलेशन के बाद, तो पॉपुलेशन के बाद कौन ले जाने का काम करेगा? कौन? डक्ट। कौन ले जाने का काम करेगा? डक्ट। वो डक्ट को क्या कहते हैं? मेल एक्सेसरी, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी जब स्टार्ट हुआ, जिस समय से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट कब हो जाता है? 10 से 12 साल में स्टार्ट हो जाता है और लाइफ टाइम तक चलता है। मेल के पास एक खासियत है कि लाइफ टाइम तक ये प्रोसेस होता है, लेकिन फीमेल में रुक जाता है। जब मेल का फर्स्ट स्पर्म आएगा तो उसे हम लोग कहते हैं स्पर्मार्क। क्या कहते हैं? स्पर्मार्क। फर्स्ट स्पर्म का आना, फर्स्ट स्पर्म, ठीक है ना, इजैकुलेशन या फर्स्ट स्पर्म बन जाना, ठीक है, फॉर्मेशन प्लस इजैकुलेशन, इसको हम लोग क्या कह दिए? स्पर्मार्क कह दिए। क्या कह दिए? स्पर्मार्क। ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है किसमें होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, पुबर्टी के दौरान में शुरू हो गया। और ये सारे जो होते हैं एक खास करके हार्मोन की वजह से होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वजह से। कंटिन्यूअस ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे थ्रू आउट द लाइफ कंटिन्यूअस ये हार्मोन बनते रहता है, मतलब इसका काम है, तभी तो ये स्पर्म बनाएगा ना। ये हार्मोन हमेशा सीक्रेट होते रहते हैं हमारे बॉडी में। जैसे ही जीएनआरएच का लेवल इंक्रीज होता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है, वहां से हम लोग का हार्मोन सीक्रेट होगा। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्पर्म को बनाने के लिए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्म को डेवलप करने के लिए, नरिश करने के लिए ये काम होगा। मैंने ये सब पढ़ा दिया था पिछले क्लास में। देखिए लिख दिया है कि एलएच एक्ट करता है किस पे? लेडिक सेल पे, जो कि सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, एंड्रोजन का सिक्रीशन किया और स्टिमुलेट जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसको स्टिमुलेट यानी स्पर्म का बनना शुरू हो गया। जबकि एफएसएच सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा। ये दोनों वीवीआई है, याद कर लीजिएगा। एलएच किस पे एक्ट किया? लेडिक सेल पे। एफएसएच किस पे एक्ट किया? सर्टोली सेल पे। सर्टोली सेल का काम है स्पर्म को नरिश कराना। क्या कराना? स्पर्म को नरिश कराना। अब स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनर वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या मौजूद है? स्पर्मेटोगोनिया। ये मल्टीप्लाई करता है माइटोटिक डिवीजन में। मैंने आपको बता दिया था माइटोटिक डिवीजन का मतलब 2n, यानी इसी को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। जो 2n में रहेगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया किस नंबर में होता है? 2n में। और ये स्पर्मेटोगोनिया को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं, जो कि 2n में है। और इसका मतलब कि ये माइटोसिस डिवीजन कर रहा है, ये जैसा है वैसा ही डेवलपमेंट हो रहा है इसका। अब आ गया ये, यहीं से आपको अब न्यू तरीके से हमें ध्यान देना है, जो कि मैं यहां पे आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये फिगर को गौर कर लीजिएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सबसे पहला फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट किया। ये पहला म्यूटिक डिवीजन कहलाया रिडक्शनल डिवीजन, यानी ये 2n से अब किसमें चेंज हो जाएगा? n में। तभी तो रिडक्शनल डिवीजन होगा ना, ये वाला पकड़ रहे हैं ना। लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल। आगे जाके 2 इक्वल, एक और एक, 2 इक्वल हैप्लॉइड से निकाल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बाद इसका क्या नाम पड़ा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम पड़ा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास कितना क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड में था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड में हो गया। प्राइमरी किसमें था?
सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये था 2n में, इसका मतलब था डिप्लॉइड, और यही से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसमें आ गया? हैप्लॉइड में। तो जब डिप्लॉइड है तो कितना क्रोमोसोम? 46। हैप्लॉइड है तो कितना क्रोमोसोम? 23। यही बोला है चार्ट में। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, फिर से ये मेयोटिक सेकेंड मेयोटिक डिवीजन में अंडरगो जाएगा, और जब एक बार में 2 दिया तो 2 बार में कितना देगा? 4। ये 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स निकलेंगे। तो हर एक फॉर्मेशन में 4 स्पर्म को निकलना जरूरी है। समझ में आया? 23 क्या आएगा? कोई ठीक है, घरे जवाब जा। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटोलिएसिस ये याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा हायर स्टैंडर्ड का है, नीटूट में क्वेश्चन करेगा। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिलियोसिस ये दोनों और कर दिया, इसका मतलब सेम है, सेम नाम दिया है। आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम को बदल देगा, चेंज कर देगा। स्पर्मियोजेनेसिस और या स्पर्मेटिलियोसिस is the process of formation of flagellated spermatozoa, जिसको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। इससे पहले तक फ्लैजेलेटेड क्या था? स्पर्म नहीं था। मैंने ये जो आपको देख रहे हो ना, ये जो बनाया फ्लैजेलेटेड स्पर्म का मतलब होता है ये जो नीचे आया, इसी को हम लोग फ्लैजेलेटेड स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजेलेटेड स्पर्म। जब ये फ्लैजेलेटेड स्पर्म बन जाएगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। Spermiogenesis begin in the seminiferous tubule but usually completed in epididymis। यानी ये कहां शुरुआत हुआ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में शुरुआत हुआ, लेकिन कंप्लीट कहां हुआ? एपिडाइडेमिस में कंप्लीट हुआ। फिगर को ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये बात कर रहा है, ठीक है ना? किसमें बात कर रहा है? प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। गौर कीजिएगा, कह रहा है डाउटर सेल स्पर्मेटोगोनिया रिमेन इन द प्रिकर्सर ऑफ स्टीम सेल, यानी जो डाउटर सेल स्पर्मेटोगोनियम है ये मौजूद है, इस स्टीम सेल के अकॉर्डिंग में मौजूद है, ये स्पर्मेटोगोनियम है। ठीक है, 2n में था, यहां देखिए माइटोसिस होके ये क्या 2n में ही है, 2n का मतलब 46 नंबर में, और ये भी 2n में ही है। ये टोटल किस चीज का फॉर्म है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का। देखिए ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे भी है। ये सब प्रोसेस है, स्पर्मेटोगोनियम, माइटोसिस, डिफरेंशिएशन हुआ, डाउटर सेल स्पर्मेटोगोनियम पुश्ड अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे आ गया ये 12 में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी तक यही है 46 नंबर में। डीएनए रेप्लिकेशन टेट्राड, टेट्राड का मतलब क्या होता है? 4। फॉर्मेशन एंड द क्रॉसिंग ओवर, फॉर्मेशन हुआ। अब यहां से शुरू हुआ कौन सा डिवीजन? रिडक्शनल डिवीजन। यहां से ही माइटोसिस था, अब देखिए मियोसिस लिख दिया है। ओके, जब रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो पहले सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एक ही बार करता है ना, तो 2 निकाला। मैंने क्या बताया? जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होगा फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन करके 2 इक्वल नंबर ऑफ स्पर्म को निकाला। इक्वेशनल डिवीजन, कोई दिक्कत क्या? ये मियोसिस 1 के दौरान में और मियोसिस 2 के दौरान में क्या हो गया? ये 4 गो। अभी तक ये स्पर्मेटिड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में इसके पास फ्लैजेला नहीं आया है, देख रहा है ना? अब यहाँ पे क्या आ गया? स्पर्मेटोजोआ बन गया है। ये 4 धीरे धीरे ऐसा ही डेवलपमेंट होता है। तो आपको 2 फेज याद रखना होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें माइटोसिस होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें मियोसिस होगा। मियोसिस 1 के दौरान में 2 गो स्पर्म बनेगा और मियोसिस 2 के दौरान में यही 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो 3 फेज याद रखना है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में 2 बार डिवीजन किया, कौन सा डिवीजन? मेयोटिक डिवीजन किया। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो स्पर्म था वो क्या था? 2n में था। इसका मतलब कि उसके पास क्रोमोसोम 46 है, लेकिन जैसे ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट पे आया उसका क्रोमोसोम क्या हो गया? हाफ हो गया, क्योंकि वहां से रिडक्शनल डिवीजन किया, यानी डिवीजन आधा हो गया। तो 46 का आधा कितना हो गया? 23 और 23 के बाद फिर से ये मेयोटिक डिवीजन 2 किया, जिसमें 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स निकला। 2 के बाद मेयोटिक 2, ये भी 23 ही है। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे, ये भी देखिए, ये फिगर भी मैंने आपके लिए डाला है ताकि और अच्छे से आप इसे समझ जाइए। जो मैंने बोला सेम लिखा, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये प्रोसेस के दौरान में सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया किसमें है? 2n में है। माइटोटिक डिवीजन हुआ, प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, सॉरी।
फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ, 2 गो एन निकला, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंड मियोसिस डिवीजन हुआ, 4 निकला। ठीक है, कोई दिक्कत क्या? ये मैंने लिखा हुआ दिया है, स्पर्मेटोगोनिया 46 था, माइटोसिस 46, प्राइमरी फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन 23, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन डिफरेंशिएशन हुआ स्पर्मेटोजोआ का। ये फिगर लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बेहतर है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्या कहता है? कहता है कि स्पर्मियोजेनेसिस, क्या है भैया? स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का हेड इम्बीड हो जाता है सर्टोली सेल में और फाइनली रिलीज टू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो जाएगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मिएशन। क्या बोलेंगे? स्पर्मिएशन। बोर्ड और प्लस लीट दोनों का पोर्शन। मेयोटिक में रिडक्शन हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम हाफ नंबर में आ जाएगा। अब माइटोसिस इक्वेशनल होता है, क्रोमोसोम सेमी नंबर में रहेगा, बस क्रोमोसोम का अंतर है। यानी अगर गैमिट को बनना है, कितना अच्छा से समझाएं, कंसंट्रेट करो। गैमिट का बनना है तो गैमिट हमारे पास आधा ही होना चाहिए जब फाइनल निकलेगा। तो क्यों हमारे पास आधा होना चाहिए? क्योंकि 23 क्रोमोसोम हमारे पास रहेगा तो 23 क्रोमोसोम मदर से भी आएगा और दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम एक जाइगोट में मिलकर तैयार होगा। अगर 46 होगा तो सीधे जाइगोट में बहुत बलंडर हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएगा। एक भी क्रोमोसोम मिस होने हुआ ना तो उसको हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, जिसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसलिए सेक्स क्रोमोसोम एकदम बराबर या सोमेटिक क्रोमोसोम एकदम बराबर शरीर का, एक भी क्रोमोसोम मिस होने हुआ इसका मतलब क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो गया और क्रोमोसोमल डिजीजेस हो सकता है उसको। अब समझ में आया? यानी 46 नंबर से जो आधा हुआ वो आधा होना जरूरी है, नहीं होगा तो 23 नंबर में चेंज कहां से होगा? क्या बोलो, कुछ पूछ रहे हो? पूछो पूछो, है ना? देख रहे हो, यानी जो भी शुरुआत में था वो लास्ट में आके, लास्ट में कितना स्पर्म बना? 4। एक डिवीजन में 4 स्पर्म बना। तो इसी तरीके से लगातार ये कंटिन्यूअस होते रहते हैं और मिलियंस ऑफ स्पर्म स्टोर होते हैं। कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म। एक बार में 4 को नहीं निकलेगा। आपके शरीर में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, अभी भी हो रहा है। हर एक ह्यूमन मेल के बॉडी में ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बार जब हम लोग पुबर्टी को लीड करते हैं, यानी स्पर्मार्क हो गया, यानी फर्स्ट स्पर्मेशन हो गया, स्पर्म का बनना, वहां से फिर लाइफ टाइम तक ये बनते रहेगा। लेकिन जो ये एक प्रोसेस बताया है, ये एक प्रोसेस टाइम टू टाइम होते रहता है और मिलियंस ऑफ स्पर्म बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म कौन सा टॉपिक है? स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। ये आपके बोर्ड का VVI टॉपिक है। बोर्ड में ये क्वेश्चन फिगर से भी पूछता है। हाँ, बता देते हैं, हम बता भी देंगे कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन करता है 2 तरीके से, एक फिगर करेगा और पूरा एक्सप्लेनेशन करेगा। एक्सप्लेनेशन अगर दे देगा विद फिगर तो नंबर बढ़ा देगा और केवल अगर फिगर देगा तो नंबर घटा देगा। अब इसका क्वेश्चन देखिए, सर इतना एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं पूछेगा, इतना मैंने आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया है। इसमें जो आपका स्पर्म का फिगर है बस वही देगा और आई थिंक ये मैंने डाला है। ठीक है, देखिए यही फिगर है आपका उसमें जो आपका एग्जामिनेशन में पूछेगा, आपको यही बनाना है। ठीक है, तो आपके साहिल सर किसी भी चीज से कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने थोड़ा सा ये भी फिगर डाल दिया कि जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा होगा वो पूरा जानेगा, जो कम पढ़ने वाला बच्चा होगा ये भी जानेगा। तो कम, इसको कम मत समझिए क्योंकि यही पूछेगा ही। लेकिन हम कहते हैं ना कि थोड़ा और ज्यादा जान जाते हैं, क्या ही दिक्कत है? अगर हमको अच्छा से और डीपली जानना है, फर्दर की एग्जामिनेशन को तैयारी करना है, तो फिर हम ये जानते हैं। देखिए अभी जो आपका ये जो चल रहा है, मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि आपके बोर्ड लेवल से कुछ ज्यादा है। ठीक है, यानी जो आप बोर्ड में पढ़ रहे हो, जैसे मैंने अभी बहुत कुछ मैंने बताया कि नीट का क्वेश्चन है, तो मैंने ये भी बता दिया है कि आपके बुक में ये सब मैच नहीं करेगा। पिछले कई चीजों को हमने पढ़ा जो आपके बुक से मैच नहीं है। तो एडवांस लेवल का ये है आपका नीट और बोर्ड। जैसे नीट पढ़ेगा तो बोर्ड तो यूं ही हंसते खेलते निकल जाएगा, तो थोड़ा सा एडवांस लेवल का चीज बनाया हुआ है। लेकिन जो आपका बोर्ड का है वो 100% इसमें डाला हुआ है। समझ में आ रहा है ना? जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में है ये फिगर पूछेगा, इसके बारे में जानना है कि लिखना कितना है, ये सब मैं बता दूंगा। वो 100% आप जानिएगा, उसमें 1% भी कमी नहीं होगा।
अब एक्स्ट्रा में तो आप 150 जानिएगा उस चीजों को, लेकिन हाँ धीरे धीरे बच्चा लोग को लगता है कि ये फिर बढ़िया, तो फिर उसके बाद कम भी हम कर देते हैं। आई इन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। देखिए ये आपका कंप्लीट फिगर है स्पर्म का। किसका फिगर है? स्पर्म का। स्पर्म, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कैसा होता है? तो ये देखिए ऊपर में होता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, ये जिसको हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब यहां से ये वाला होता है जिसको हेड पीस कहते हैं। क्या पीस कहते हैं? हेड। फिर एक चीज और बनाना है, ये वाला होता है, इसको कहते हैं नेक। क्या कहते हैं? नेक। फिर एक चीज और बनाना है, इसको कहते हैं मिडिल पीस। क्या कहते हैं? मिडिल पीस। और फाइनली अंतिम में टेल आ जाता है। देखिए यही है आपका स्पर्म। देख रहे हो? फिगर को बना लीजिएगा अच्छे से। टेल का काम क्या है? टेल का काम क्या है? क्या करना? टेल का काम है लोकोमोशन करना। कहता है स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। स्पर्म कैसा स्ट्रक्चर है? आंख से देखिएगा तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। कौन से देखना पड़ेगा? सूक्ष्मदर्शी। गुड। तो यहाँ पे कहता है कि स्पर्म एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है कंपोज्ड ऑफ अ हेड। ये वाला पार्ट को हमने हेड कहा। अ नेक, ये वाला पार्ट को बीच को हमने नेक कहा। मिडिल पीस, यहां से एक मिडिल पीस आ जाता है, ठीक है, जो मैंने ये वाला बोला। देखिए हेड, नेक, मिडिल पीस, और अंतिम में जगह नहीं था तो ये बन जाता है लास्ट वाला टेल। ठीक है ना? क्या बन गया? टेल। यानी इसको चार भागों में बांटेंगे। देखिए दिस इज द हेड, दिस इज द नेक, दिस इज छोटा रीजन, मिडिल पीस, और ये लास्ट वाला टेल। ओके, तो यहां पे हमने ये देखा टेल तक। जो स्पर्म का हेड होता है एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस को रखेगा। इसके हेड में ही क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। हैप्लॉइड का मतलब एन, जो कि 23 में है। ओके, कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। देखिए ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है कंटेनिंग, ये हाइड्रोलाइटिक इंजाइम रखता है। कौन सा इंजाइम? हाइड्रोलाइटिक, जो कि पेनेट्रेशन में काम करता है ओवम का, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों में काम करता है। लॉक एंड की का भी में। हाँ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जैसे मच्छर आपके पास जब बैठता है तो उसके डंक में एक फ्लूइड होता है, लिक्विड, जो आपके स्किन के ऊपर ऐसे करके और तुरंत क्या कर देता है? अंदर अपने डंक को घुसा देता है। नहीं तो मच्छर को पकड़ के, जिंदे मच्छर को आप उसका डंक ऐसे घुसाइएगा, नहीं घुसेगा। अगर आपको लगता होगा कि सुई के जैसा उसका डंक रहता है, तो नहीं, उसका डंक रहता है एकदम कागज के जैसा मुलायम। लेकिन जब वो आपको मच्छर काटेगा, कभी गौर किए हैं कि नहीं इस चीज को? पकड़िएगा उसको, पकड़ के देखिएगा, डंक को हिलाइए। प्रैक्टिकल सब करना चाहिए। हम लोग करते थे ये सब। एक एक चीज को हम लोग, हम क्या कॉकरोच पकड़ के उसका मूंछ देखते थे, ऐसे टांग के, फिर उसका तो आगे वैसे ऐसे करते रहेगा। उसको एंटीना कहते हैं हम लोग, जिससे वो सेंस करता है। उसका आंख देखते थे, ओमाटिडियम। फिर चूहा का बचवा अगर मिल जाता था ना छोटा छोटा, तो चूहा का बचवा को उठा के देखते थे कि कैसा है, लाल लाल एकदम। हाँ, चूहा का बच्चा खूब देता था हम लोग। अब बहुत मिलवो करता था बिलाई के बच्चा के साथ। क्या बोलो? कॉकरोच का? कॉकरोच दूध कहाँ देगा? या भगवान, कहाँ पढ़ लिए तुम कॉकरोच दूध देता है? दूध सिर्फ एक ही चीज में मिलेगा, कॉकरोच दूध देता है। हिमालय तो बलंडर कर दिया। कॉकरोच अर्थ्रोपोडा में आता है। आगे नहीं, वो अलग चीज है, वो दूसरा चीज तुम देख रहे हो। आगे मैमेलियन ग्रुप ही मैमल्स जो है वो दूध निकालते हैं। बाकी अच्छा, आप पक्षी तक चले जाइए। एव्स, पक्षी दूध पिलाता है क्या अपने बच्चे लोगों को? नहीं। क्या? चमगादड़ में, वो दूसरा चमगादड़ मैमल्स में आता है, पक्षी नहीं। मतलब हाँ, ऐसा बर्ड होते हुए, पक्षी का गुण होते हुए चमगादड़ मैमल है।
ठीक है, वो दूध पिलाता है। हाँ वो उड़ता है बिल्कुल, वो इसलिए तो बोले वो पक्षी होते हुए दूध पिलाता है, लेकिन पक्षी की कैटेगरी में वो नहीं है, एव्स नहीं है, वो मैमल है। क्या है? मैमल। The acrosome is filled with enzyme that help fertilization of the ovum। देखिए एक्रोसोम क्या है, इसमें एक एंजाइम होता है जो कि ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। एंड इफ एक्रोजोम इज रिमूव्ड, अगर एक्रोजोम को रिमूव कर दिया जाए स्पर्म से, तो ओवम को पेनिट्रेट करने में ये फेल हो जाएगा, यानी ओवम को, और फिर उसके बाद मुश्किल है, ओवम पेनिट्रेट ही नहीं हो पाएगा तो फिर फर्टाइल नहीं हो पाएगा। नेक इज वेरी शॉर्ट कंटेनिंग प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल। देखिए नेक बहुत शॉर्ट है, इसका जो गर्दन है वो बहुत शॉर्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और इसमें क्या मौजूद है? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, ये दोनों मौजूद है, ये वाला, ये पोर्शन है। फिर उसके बाद आगे आ जाइए, कहता है मिडिल पीस जो है न्यूमेरस माइटोकॉन्ड्रिया को रखता है। ये मिडिल पीस देख लीजिए, मिडिल पीस जो है क्या रखा? बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया को रखा। किसको रखेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? हाँ ये एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी, एटीपी का फॉर्म में। और जब एनर्जी मिलेगा तो ये मूवमेंट करेगा ना। देखिए नंबर ऑफ स्पर्म कहां गया? माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी स्पर्म मूव करते हुए जाएगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। डेफिशिएंसी ऑफ नंबर ऑफ स्पर्म रिजल्ट इन स्टर्लिटी। अगर स्पर्म का नंबर कम हो जाए, स्पर्म का नंबर कम हो जाए तो ये अस्टर्लिटी काउज करेगा, यानी बांझपन, यानी वो मेल फर्टाइल नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं, इसके ऊपर चर्चा होगा, मेल फर्टाइल क्यों नहीं होगा। जो अभी के समय में आदतन लोग बनाए रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं, वो फिर तो लास्ट चांसेस हो जाता है, वो स्पर्म को एग्जैक्टली निकाल के शराब पीना, ड्रग्स का सेवन करना, अल्कोहलिक बन जाना, दिनचर्या चेंज कर लेना, बहुत सारे फूड्स को कंज्यूम करना, ये स्पर्म को मुश्किल में डाल देता है और इसके ग्रोथ को भी रोकता है। और जब ये स्टर्लिटी काउज करेगा, अगर डेफिशिएंसी ऑफ स्पर्म होगा तो इसको एक नाम दिया गया है ओलिगोस्पर्मिया। क्या नाम दिया गया है? ओलिगोस्पर्मिया। जब ओलिगोस्पर्मिया आएगा इसका मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ स्पर्म है, यानी जो स्पर्म जितने नंबर में होना चाहिए वो नंबर से कम है। और अगर स्पर्म नंबर ऑफ कम है तो वो क्या करेगा? फर्टिलिटी को काउज करेगा। वो फर्टिलिटी, वो अपने फीमेल को फर्टाइल नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, अगर सीमेन में स्पर्म ही नहीं है तो उसको हमने एक नाम क्या दिया? एजुओस्पर्मिया। क्या नाम दिया है? एजुओस्पर्मिया, यानी ए का मतलब नो स्पर्म इन दैट सीमेन। अगर नॉर्मल नंबर में स्पर्म प्रेजेंट है लेकिन सीमेन जो है कंप्लीटली नॉन मोटाइल है, यानी सीमेन में कुछ नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नेक्रोस्पर्मिया। क्या बोलेंगे? नेक्रोस्पर्मिया। ये वीवीआई है आपका ऑल। क्या है भैया? वीवीआई। सर इसको याद कर लीजिएगा। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऊजिनेसिस। क्या पढ़ेंगे? ऊजिनेसिस। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। हाँ इसमें हमने स्पर्म को खत्म कर दिया, स्पर्म के फॉर्मेशन और स्पर्म को पूरा डिटेल जान लिया। अगले क्लास में हम लोग ओवम के फॉर्मेशन को जानेंगे और ओवम क्या है उसके बारे में जानेंगे। बाय बाय।